गांव में घूंघट में रहने वाली एक महिला जिसने अपने कल्चर को भी फॉलो किया, खेतीबाड़ी भी की, लड़के बच्चे भी संभाल रही है, यूट्यूब पर भी छाई हुई है, बिजनेस भी कर रही है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये घूंघट को पिछड़ेपन का वजह मानते हैं। मुस्लिम महिलाओं में हिजाब को लेकर, हिंदू महिलाओं में घूंघट को लेकर। मेरी नज़र में तो उन सब का मान सम्मान है जो हमसे बड़े हैं। आपका जो माइंडसेट है इसको बदलने की जरूरत मतलब है। घूंघट आपके सपनों के बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इनको साथ में लेकर भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। एक सफल औरत के पीछे कौन होता है? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। लड़कियों के बारे में अक्सर सोशल मीडिया में कहा था, जिसमें दिखाओ, व्यूज, फॉलोअर कमाओ, पैसा बनाओ। लड़का है तो वो कुछ गाली बकेगा, लड़कियां हैं तो अपने कपड़े कम करेगी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये सोशल मीडिया हमारे टाइम में ना आकर हमारे दादी नानी के टाइम में आता तो हम उनको देखना कैसा पसंद करते। मेरी मम्मी अगर क्रिएटर होती तो मेरे मम्मी के कैसे वीडियो मैं देखना पसंद करती। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कैसे मनाया सास ससुर को? गांव की एक महिला अगर सोशल मीडिया पे आ जाए, वीडियो बनाने लगे, तो वीडियो बनाने का मतलब सब ये समझते थे ये गलत काम है, कुछ गलत है। या सोशल मीडिया पर घूंघट हटा के फ़ोटो अपलोड कर दिया तो फिर सास ससुर तक कंप्लेन आती, आपकी बहू की फ़ोटो आई है सोशल मीडिया पे। कोई ऐसा समाज का ताना या बात जो आपके दिल में घर कर गई हो? स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मेरा ज़्यादा वीडियो नहीं चल रहे थे, तो लोग बोलते थे आपके वीडियो खाने वाले तो चलने वाले हैं नहीं, आप ऐसा करो दोनों हस्बैंड वाइफ चिमटा लेके लड़ाई करना शुरू करो और एक दूसरे के पीछे भागो और उसका वीडियो शूट करो। एक सफल महिला एक सफल पुरुष से अलग कैसे होती है? मुझे लगता है कि अगर इतने काम पुरुष को सौंप दिए जाए ना तो वो तो दिमाग खराब हो गया, वो बैठ ही जाएगा। औरत को क्या चाहिए? बड़े मीम्स बनते हैं, आपने भी देखे होंगे। रेस्पेक्ट चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें वो एडजस्ट कर लेती है, चाहे उनकी गरीबी है तो भी झेल लेगी। मिल सके आसानी से उसके ख्वाहिश किसको है, जिद उसकी जो लोगों ने कहा कि तुम्हारे मुकद्दर में लिखा नहीं है। ये शुभ संवाद का पहला कार्यक्रम है और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं उससे आप ये सीख सकते हैं कि सफलता पाई कैसे जाती है। वैसे सफलता का बड़ा आसान सा मूल मंत्र है कि जो हालात से डरते नहीं है, जो इरादों के दम पर आसमान को चीर देते हैं, जिनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो दावा करें कि रेगिस्तान में दूध की नदी बहा देंगे, वो कर लेते हैं। और ऐसा ही किया है राजस्थान की एक बेटी ने, नाम है कौशल्या चौधरी जी। नमस्कार। आपको राजस्थानी परिवेश में देखकर एक तो मैं कहूंगा आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन उससे सुंदर है आपकी कहानी। मैंने राजस्थान से अपने करियर की शुरुआत की थी और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भारत के कुछ राज्य जहां पर महिलाओं को बहुत दबाया जाता है, जो खबरें हम पढ़ते थे उसमें राजस्थान का एक नाम था। लेकिन जब मैं आपकी कहानी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार हम लोगों ने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, आपने पूरा गेम चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को दबाया जाता है। पहले तो ये है कि महिलाएं खुद कुछ करना चाहे, कुछ बनना चाहे। उसके बाद की बात होती है कि हमारा सपोर्ट, मतलब चाहे घर से हो चाहे समाज से हो, उनका सपोर्ट बाद में है। पहला तो हमारा खुद का डिसीजन क्या है या हम क्या बनना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी सोचा है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो ऑफ कोर्स वो आगे आई है। बहुत कुछ अपने हर फील्ड में नाम आगे किया है, चाहे वो गेम खेल में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो उद्यमी बनना चाहे। तो बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी जो आगे ही है। लेकिन थोड़ा सा हमारा कल्चर ये है कि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि घर आपको नहीं चलाना है। थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है। और लड़कों को ऐसा बोला जाता है कि ये तो पराये घर चली जाएगी, आपको घर संभालना है, या इनको तो बस घर में बैठ के घर का काम देखना है। तो थोड़ा सा ये सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चियों को या महिलाओं को ऐसा लगता है कि मुझे बस घर तक सीमित रहना है। लेकिन अब थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है और महिलाएं भी बहुत आगे आ रही है।
पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे दूसरे माध्यम से, बहुत सी महिलाएं और घर से निकली है और कुछ कर भी रही है। हर क्षेत्र में अब आगे आ रही है, क्योंकि अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है। मैं जब ये कहानी सुनता हूँ कि गांव में घूंघट में रहने वाली एक महिला जिसने अपने कल्चर को भी फॉलो किया, खेती बाड़ी भी की, लड़के बच्चे भी संभाल रही है, यूट्यूब पर भी छाई हुई है, बिजनेस भी कर रही है, ये कहानी मुझे बड़ी फिल्मी सी लगने लगती है। आई एम श्योर ये आसान तो नहीं रही होगी ना? बिल्कुल आसान नहीं थी। और जब हम कुछ करना चाहें ना, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं आड़े आती है। अब बोलते हैं ना, घूंघट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, या अपनी लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश या वेस्टर्न कल्चर की तरफ आप नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। आप इनको साथ में लेकर भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपको एहसास है आपने कितनी सारी महिलाओं को देश भर में प्रभावित किया होगा? बिल्कुल। और मुझे बहुत सी महिलाएं फॉलो करती है और मुझे बताती भी है कि हमने आपसे इंस्पायर्ड होके ये काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से अगर एक की भी जिंदगी में बदलाव आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट जब मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था, जो आपने कहा ना कि महिलाओं को दबाया नहीं आता है, मैंने उसमें देखा कि कम उम्र में आपकी भी शादी हो गई, आपका डॉक्टर बनने का सपना था, उसे दबा दिया गया शुरू में, पढ़ाई रुक गई, बच्चे हो गए, और उसके बाद भारत पे आमतौर पर महिलाएं मान लेती हैं कि अब यही जीवन है, अब लड़का बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा करो, पति बाहर से कुछ कमा कर लाएगा, बच्चों को संस्कार दो, घर परिवार देखो, बाहर कहाँ जाओगी, महिलाओं की इज्जत घर में अच्छी लगती है। ये सब चीजें हमने भी सुनी अपने आसपास। बिल्कुल। राजस्थान में थोड़ी ज्यादा सुनते हैं वहां कल्चर को लेकर। तो ये कैसे बैरियर तोड़ ले गए आप? कम उम्र में जैसे मेरी शादी हो गई तो कितने साल में शादी हुई थी आपकी? 19 साल की, 12th करते ही मेरी शादी हो गई थी। 12th करते हुए। हाँ। चलो आप बच गए। राजस्थान में बहुत बाल विवाह होता है। बिल्कुल। तो फिर मेरे बचपन से ये था कि जो माँ बाप बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट के लिए। तो ये 19 में शादी आपकी मर्जी से हुई थी? पूछा गया था आपसे या माँ बाप ने तय कर लिया था? नहीं, मेरे दादा दादी ने डिसाइड कर लिया था और और पापा आपको बता दिया गया? हाँ, पापा को बोल दिया कि बेटियां बड़ी हो गई, शादी कर दो। तो जो आपके पति थे उनको आपने देखा था? नहीं। पहली बार कब देखा उनको आपने? ये मत कहना शादी के दिन देखा था। यही सच है? नहीं, पहले देखा था। फोटो आई होगी? हाँ। ओके, किस साल की बात है ये? ये मेरी ननद की जब शादी हुई थी 2 साल पहले, तब वो घर पे आए साल थे। क्या था हमें, क्योंकि हम नहीं पता ना आपकी ननद की शादी कब हुई थी। 11 में। 2011 में, यानी तब व्हाट्सएप चलने लगा था। हाँ, नहीं चला नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। नहीं चल रहा था। व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, वो कीपैड वाले फोन चल रहे थे। हाँ। तो आप शादी आपकी हो गई, आपको डर वर लगा उस टाइम कि यार अब सपने, क्योंकि मैं आपको जब आप देखता हूँ, आपकी कहानी देखता हूँ, मुझे लगता है इसके बाद क्या एक महत्वाकांक्षी महिला नजर आती है मुझे। और महत्वाकांक्षी एक पिक्चर आई थी मिर्जापुर, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो जब शादी वादी करवाई जा रही थी आपकी, तो आपको एहसास हो रहा था कि यार पता नहीं कैसा नया घर होगा, सपने क्या होंगे, अब क्या करेंगे, सब खत्म तो नहीं हो जाएगा? बट बहुत ऐसा डर भी था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का भी उनका सपोर्ट रहा कि कोई नहीं, अगर घर वाले मना कर रहे तो छोड़ दो, हम कुछ ऐसा करेंगे जो तेरे सपने हैं, जो अचीवमेंट जो करना चाहती है। जैसे मेरा कुछ था कि मैं कुछ ये चीज़ें खरीदूँ या वो खरीदूँ, लेकिन इनकी भी कोई खास जॉब नहीं, मेरे पास भी ऐसा कोई सोर्स नहीं, इनकम सोर्स, लेकिन वो सपने जीवित थे कहीं ना कहीं हमारे जहन में। उनको हमने नहीं मरने दिया कि हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, एक सफल औरत के पीछे कौन होता है? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ तक आने में। और उन सपनों को मैंने कभी मतलब कुछ हर बार मैं यही सोचती, घर का काम करते हुए, खेत का काम करते हुए, कि मैंने जब 12th की है तो मैं 12 साल वहाँ स्कूल में क्यों दिए, अगर मुझे यही काम करना था तो। क्योंकि चूल्हे के पास तो डिग्री चाहिए नहीं थी, वहाँ तो ऐसे ही हम काम कर ही लेते हैं, तो ये डिग्री क्यों ली मैंने 12th तक की। तो ऐसे करते करते मुझे 5 साल हो गए, मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बनना है। वो सपना हमेशा दिमाग में था कि तो ऐसा क्या करें जो गांव में बैठकर हम कुछ कर सकें या गांव से निकल सकें हम। गांव में आपको पता ही है कि एकदम से कुछ हमें रोजगार या कुछ करना चाहिए, कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती आसानी से।
फिर मैंने क्रिएटर के बारे में कुछ यूट्यूब के बारे में पढ़ा था। ये 2016 के आसपास? 16, हाँ 16 के आसपास, 16 एंड आऊंगा में। मैं 16 तक आऊंगा। 16 हाँ। के बीच की कहानी जाननी है मुझे। ये जो 11 में शादी हुई, 5 साल, इसमें एक बच्चा भी आपको हुआ, एक बच्ची, हाँ, डॉटर हुई आपको। हाँ, एक बेटी हो गई थी। तो फिर उसकी जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी तो थी। इस टाइम आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे कि यार मेरे सपने कहाँ चले गए? नहीं, बहुत दुख हुआ था मुझे कि मैं 12th जो मैंने साइंस से किया था, मुझे आगे बीएससी करना, रेगुलर कॉलेज जाना था, क्योंकि मेरे साथ की सारी फ्रेंड्स कॉलेज जाती थी, तो उनसे मैं कभी मिलती थी, बात करती थी, तो वो डेली कॉलेज जा रही है, एंजॉय कर रही है, और मैं यहाँ घूंघट में रह के घर का काम कर रही हूँ। तो बहुत ऐसे दुख भी होता था कि मैं इन चीज़ों को कैसे सही करूँ। तो पहली बार कब आपने आपके हस्बैंड से बात की कि यार कुछ करते हैं? क्योंकि तब तक तो यूट्यूब भी दुनिया एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब तो बाद में आया। बिल्कुल। और जब 17 में मैंने शुरू किया ना, तो भी मेरे गांव में या आसपास के कोई क्रिएटर था ही नहीं। तो उस टाइम लोगों को भी उस टाइम भी बहुत अजीब लग रहा था, और ख़ास तौर से हम गांव की एक महिला अगर सोशल मीडिया पे आ जाए, वीडियो बनाने लगे, तो वीडियो बनाने का मतलब सब ये समझते थे ये गलत काम है, फुहड़ता कर रही है। हाँ, बिना देखे वो एक दिमाग में है। हाँ, वो दिमाग में वैसा ही है हाँ। कि ये मतलब वीडियो बनाना कुछ गलत है, या सोशल मीडिया पर घूंघट हटा के फोटो अपलोड कर दिया तो फिर सास ससुर तक कंप्लेन आती, आपकी बहू की फोटो आई है सोशल मीडिया पे। तो और गांव के लोग मजे लेके दिखाते हैं, ये देखो इनकी ये बहू देखो को। ये इनकी बहू है कि मतलब सोशल मीडिया पे डाल रही है, इनको शर्म तक नहीं है। समाज बर्बाद कर रहे हैं, हाँ। दिमाग खराब कर दिया लोगों का। हाँ, तो लेकिन फिर भी हम बहुत सी चीज़ें इग्नोर की कि भी कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ कहेंगे, तो सुनना पड़ेगा। अगर उनको नहीं सुनना है तो चुपचाप बैठ जाओ, अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, इनकी बातों को तो सुनना पड़ेगा। तो ये जैसे मैं ये मानता हूँ, अभी भी छोटे शहरों में मानता हूँ कि लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं तो कई बार घर में लड़ाई होती है। हालांकि अब काफ़ी देश बदल चुका है, लेकिन जब मैं गांव देहात में आता हूँ तो वहाँ अभी भी जीन्स को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल होता है। बिल्कुल। कि जीन्स टॉप क्यों पहन रही हो। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, बहुत सारे मैं अभी भी गाँव में देखता हूँ कि पत्नियों को मना करते मत जाया करो। 2016-17 में जब आपने तय किया कि यूट्यूब पे जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या थी और कैसे मनाया सास ससुर को? पहले तो पहली तो ये समस्या थी कि हमें यूट्यूब पे काम करना है, तो यूट्यूब पे काम करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनको लेके आना। जैसे फ़ोन हो गया है, उसके लिए वॉइस रिकॉर्ड के लिए माइक चाहिए, लाइटिंग के लिए हमें वो पूरा स्टूडियो वगैरह चाहिए, तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी। हमने वो घर की जो पुरानी कढ़ाई थी उसी में शुरू किया, और फ़ोन भी हमने 2-3 लोगों से पैसे लेके एडजस्ट करके शुरू किया था। जब फ़ोन मैंने खरीदा था तो भी मैंने 3 लोगों से पैसे ये तो लिए। खरीदना बाद में आ गया होगा, पहले तो होगा ना कि हम ये काम करेंगे। तो कैसे कैसे तय आपने किया कि खाना का वीडियो बनाना है? क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा ना कि अलग अलग जैसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारे वीडियो डालते हैं लोग। किसी का व्लॉग का था, किसी के खाने का था, हाँ। किसी के डेली जो चीज़ें हो रही हो, किसी के एक्सपेरिमेंट का था, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे खाने का तो बचपन से ऐसा था कि मैं बड़ी थी, घर में 4 भाई बहन हैं हम, तो उसमें सबसे बड़ी मैं थी। तो स्कूल से आने के बाद जो न्यूज़पेपर में जो भी रेसिपीज़ आती थी उसको मैं कटिंग करके मेरे पास रखती थी, और उसमें से जो अच्छी लगती वो मैं एक्सपेरिमेंट घर पे करती थी। देखिए, टैलेंट कोई बर्बाद नहीं आता। आपने कहा था ना चूल्हे के पास का टैलेंट कहाँ जाएगा। आ गया काम चूल्हे के पास का टैलेंट। तो वो चीज़ें बहुत काम आई, तो उसमें मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो मैं हर रेसिपी घर पे ट्राई करती, और जब मैं बना के घर वालों को या बहन भाई को खिलाती तो वो बहुत ऐसे थैंक्स बोलते कि वाह दीदी क्या बना दिया। पति जी को नहीं खिलाती थी आप? खिलाती शादी के बाद। हाँ। फिर सास ससुर को, इन सबको, जब मेरा खाना मोस्टली सबको बहुत पसंद आता था, स्पेशली जो मैं सब्जी बनाती थी वो ऐसे ही अगर कुछ स्पेशल ना डालती फिर भी उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता था। घर में सबकी डिमांड रहती कि बाकी चीज़ें कोई दूसरे बना लेगा, रोटी या कुछ भी बन रहा है, लेकिन सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको लगा कि खाना मेरा टैलेंट है, जिसको मैं दिखा सकती हूँ, जिसको मैं आगे लेके जा सकती हूँ। अब सबसे पहले किससे बात की आपने? मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं। इन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म है, वीडियो बना के डालते हैं। भड़के नहीं है? हाँ। ये भड़के उड़के नहीं? नहीं कि तुम वीडियो बनाओगी, गांव समाज में लोग क्या बोलेंगे? नहीं, इनका इतना तो सपोर्ट रहा है। इनका था। और सास ससुर का? फिर सास ससुर को थोड़ा समझाया कि डालते हैं वीडियोस वगैरह, इससे इनकम शुरू मना किया होगा। हाँ, शुरू में मना किया। दादी सास ने बहुत मना किया कि नहीं ऐसे काम नहीं करने हमें,
हाँ, क्योंकि वो तो जॉब के भी अगेंस्ट लोग है क्या कि जॉब कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, आस अगर पड़ोस लोग में नाक हाँ कटवाओगी। लोग बोलेंगे कि आप सोशल मीडिया पे आ गई, तो हम उनको समझाते नहीं, हमारा फेस भी नहीं आएगा उसमें, सिर्फ हाथ हाथ दिखेंगे अच्छा, शुरू में, हाँ। स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किए हम्म, तो उससे पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ या कोई दूसरी है, हम्म। तो मेरे सिर्फ हाथ आती और जुगाड़ निकाल लिया आपने, हाँ जुगाड़ू हो आप। तो सिर्फ हाथ ही आते थे रेसिपीज में, और मेरी वॉइस साथ में रिकॉर्ड होती तो दिक्कतें भी बहुत आती, क्योंकि जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो कभी लाइट चली गई, कभी बीच में गेस्ट आ गए, कभी अपलोड करते करते अपलोड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वीडियो हम स्टार्टिंग में गांव में थे तो वहाँ जो रेंज थी बहुत कम थी, अपलोड होने में 5-5 6-6 अब घंटे फिर मेरे मन में एक डाल दो। सवाल आता है, जब मैंने सोशल मीडिया की जर्नी शुरू की थी तो मैं वीडियो ऐसे बनाता था सारे, या किसी पत्थर के सामने कहीं रख दिया ऐसे मोबाइल और सनलाइट में शूट कर लिया, क्योंकि अंदर लाइट का इशू होता था घर में, हम्म, तो बाहर सुबह और शाम को मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, बाहर कहीं ऐसे उसी रख टाइम दिया, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड होता, धूप अच्छी आती, तो हाँ कहते हैं कि नेचुरल लाइट पे नेचुरल लाइट में, कैमरा हल्का हो तो भी काम चल जाता है। बिल्कुल। आपके वीडियो कैसे रिकॉर्ड होते थे? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, आप तो गांव देहात में थे, कैसे सीखा और ये कैसे शुरू हुआ? ये मैं आपको पढ़ते वक्त समझ नहीं पा रहा था। मैं वीडियो मेरा भी पूरा ऐसे जुगाड़ कर रखा था, फ़ोन रखने के लिए हमने स्टैंड बनाया थर्माकोल का, जिसमें फ़ोन सेट हो जाए, और उसको तार से थर्माकोल को बांध के एक पास में ही छोटा सा अलमीरा था, उसमें रखे, ऊपर पत्थर रख के उसका सेट कर रखा था कि ये स्टैंड है, स्टैंड के नीचे ये गैस स्टॉप आ गया, और ऊपर थर्माकोल से जुगाड़ करके उसका स्टैंड बनाया, और ऊपर ही हमने रस्सी और तार से बांध के 4 लट्टू ऐसे बल्ब छोटे छोटे वाले ये तो आप याद करें कितना मजा आता होगा ये सब। और फिर हम जब रेसिपी शूट करते थे तो इतनी गर्मी के अंदर जब वो ऊपर 4 बल्ब जल रहे हैं, इधर दरवाजा पूरा बंद है कि अंदर किसी की आवाज़ ना आए, क्योंकि वॉइस हमारे साथ साथ में रिकॉर्ड होती ये भी थी, बहुत समस्या होती, बहुत पीछे बड़ी कोई समस्या, चिल्ला दे, कोई खांस चिल्ला दे। हाँ। हाँ, तो फिर और छोटा सा किचन, और पूरी गर्मी से 1 घंटे में वो शूट करके जब बाहर आते पूरे कपड़े भीगे हुए कि चलो वीडियो शूट हो गया, और उसी में कभी कभी जैसे लाइट चली गई या कोई गेस्ट आ गए तो वो पूरी ऐसे ही जाती थी। और इसकी एडिटिंग फिर किसने शुरू की? काइन मास्टर, सबका फेवरेट। सीखा आपने? स्टार्टिंग में जी, खुद सीखा आपने? खुद से सीखा। तो ये एडिटिंग क्या यूट्यूब से भी देख के सीखी होगी? यूट्यूब पे सब जैसे मेरे जैसे अब वीडियो अपलोड कैसे करना है या इसका थंबनेल कैसे बनाना है, तो ये चीज़ें मैं सर्च करती यूट्यूब पे, तो बहुत से ऐसे वीडियो सामने आ जाते कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो उसको एक पेपर पे नोट डाउन करती कि पहले ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना, तो उसको फिर ऐसे ऐसे एडिटिंग करना और उसका ऐसे थंबनेल बनाना सीखा था। बहुत सुंदर। कितने साल बाद आपको पहला वीडियो हिट हुआ था? क्योंकि ये भी मैटर करता है। मेरा 1 साल के बाद एक वीडियो चला था जो तो 1 साल तक क्या इंस्पिरेशन थी लगातार काम करने की? क्योंकि 1 साल आपका वीडियो नहीं चला, कई बार लोग गिव अप कर देते हैं, या किसी भी फील्ड में। आज के टाइम क्रिएटर को क्या लगता है कि शॉर्ट टाइम में सब कुछ चाहिए, लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मेरे 6 महीने तक 100 सब्सक्राइबर ही हुए थे, फिर भी उस पेशेंस के साथ और उसी लगन के साथ काम किया कि जैसे मैंने आज शुरू कर रही हूँ। तो नीचे वाले सब हिट हुए होंगे सारे वीडियो फिर हुए बाद में? तो ऐसे करते करते मैंने 1 साल में 70-80 के करीब वीडियो डाल दिए थे। तो यही मेरा सवाल है कि असफलता क्या सिखाता है? सफलता की सीढ़ियाँ असफलता से ही गुजरती है, तो वो चीज़ें हमें फेस करनी होगी। अगर ये चीज़ें हम फेस नहीं कर रहे हैं तो अगर सफलता मिल भी जाएगी ना तो उसको हम लंबे टाइम तक पास में नहीं रख पाएंगे। होता क्या है कि लोगों को अगर कुछ बनाया अगर सेटअप मिल जाता है या बनाई कुछ चीज़ें मिल जाती है तो उन चीज़ों को वो लंबे टाइम तक लेके नहीं चल सकते, और वो जो अचीवमेंट जब मिलता है उसकी वो खुशी भी वो खुद नहीं जानता कि इसकी जो अभी मुझे ये अचीव हुआ है या मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हुए हैं, तो उसकी वैल्यू भी नहीं करेगा वो बंदा। तो अब जब आप गांव देहात से निकलते हो, दिल्ली आते हो या सोनी टीवी पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, प्रोग्राम अलग अलग अटेंड करते हो, वो जो आसपास के लोग सवाल पूछ रहे थे, वो जो आसपास के लोग कह रहे थे गांव समाज का नाम खराब करोगी तुम, घर परिवार में कुछ लोग, रिश्तेदारों के मन में संदेह आया होगा, कई लोगों ने आपके पति को भी ताने मारे होंगे, अब क्या रिएक्शन आता है? अब शाबाशी देने आते हैं क्या कहते हैं? कि आपने यहाँ से निकलकर इतने ताने सुनकर यहाँ तक पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है। और सबको ऐसा बोलते हैं कि वाकई में, मतलब मेरे सास ससुर को बोलते हैं कि आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो उनको लगता है कि ये गलत कर रही है।
तो ये पूरी कहानी क्या सिखाती है फिर? यही है कि हम लोगों की बातों में ना आकर अपने मुझे लगता है कि जैसे कोई काम होता है ना, घर वाले अगर हमें नहीं रोक रहे टोक रहे हैं, तो उसके बाद अगर दुनिया कुछ कुछ भी बोले ना, तो उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अपने काम पे फोकस करें तो बेटर है। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया तो आप जब घर पे बैठे रहोगे ना तो भी बोलेगी कुछ कर नहीं रही है। अब घर से बाहर निकलोगे तो भी वो उनको जानना है कि ये क्या कर रही है। आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है। जब मैंने अपना मसालों का बिजनेस शुरू किया तो कई लोगों को लगा कि ये इनसे कौन खरीदेगा, या ये कहाँ सेल करेगी, गांव में इनसे लेने के लिए कौन आएगा, हम तो इनके पास जाएंगे भी नहीं। लेकिन अब वो आके बोलते हैं कि आप, लेकिन वो सपना तो क्या हमारे मन में, उनके मन में नहीं है कि हम क्या सोच के शुरू कर रहे हैं कोई काम को। यूट्यूब भी जब मैंने शुरू किया तो एक जिस माइंडसेट के साथ शुरू किया, तो मैंने जो सक्सेस मुझे 2 साल में नहीं मिली ना, तो तब तक वो दिमाग में वो एक संतुष्टि भी नहीं थी कि हमने कुछ कर लिया है। वो हमेशा ऐसा था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। लोगों से हटकर हम कुछ करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैंने इसीलिए वो शेर सुना था शुरू में कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो है गुमराह जो तो घर वो से घर नहीं से निकलते। निकले ही नहीं। घर से निकलोगे आपको रास्ता मिल कुछ जाता न है। कुछ रास्ता हमारे पास जैसे आ आपने ही शायद जाता पहले है। हिंदी में वीडियोस बनाए थे, हाँ, फिर आपको समझ में आया कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं। हो रहा है, फिर आपने कल्चर पकड़ा। दादी बिल्कुल। दादी नानी के, हाँ, जो दादी ने बताया कि ये वीडियो बना रही है, सिंपल सी सब्जी है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आइडिया निकल के आया। वो मैंने 2 साल काम किया तब जाके मेरे पास ये आइडिया आया। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही हमने ये चीज़ें सोच ली, एकदम से सब कुछ हो गया। एकदम से कुछ नहीं भटकते होता। भटकते समझ में आया बिल्कुल, घर से निकलने के घर बाद। से निकलने के हाँ, बाद। तो फिर ये कहा पहला पहला गेम चेंजर क्या रहा? कब एहसास हो गया कुछ अच्छा हो रहा है? जब मैंने अपनी रीजनल लैंग्वेज में मेरा यूट्यूब चैनल खोला, तब लग रहा है कि हाँ, अब कुछ बदल रहा है। तो पहले पहले आप केवल हाथ दिखाते थे, उसका उसका फेस बाय फेस शुरू किया आपने? मैंने स्टार्टिंग से ही फर्स्ट वीडियो ही अपने फेस से शुरू ये की, सीधी मारवाड़ी वाले चैनल में? सीधी मारवाड़ी पे। ओके। लोगों के सामने जब हम आएंगे, लोग हमें देखेंगे, तो एक थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा। बाकी आप फेस नहीं दिखा रहे हो या वीडियो जब बना रहे हो तो उसमें लोग आपको इतना नहीं Connect जान नहीं पाते। करते हैं। हाँ, कनेक्ट नहीं कर पाते। और फिर वो जेन्युइन भी लगता है कि हम जब सामने आते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, सामने बैठकर कोई सिखा रहा है। और मैंने तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में शुरू किया, तो जो राजस्थानी भाषा जानते हैं, जो पसंद करते हैं, उनको तो ऐसा लगा कि मेरे घर का सदस्य कोई सामने बैठा है और मुझसे बातचीत कर रहा है। तो वो एकदम वो कनेक्टिविटी बनती है। लेकिन इसका बैकलैश भी तो आया होगा। अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार तो हमेशा टांग खींचने के लिए होते हैं, पड़ोसी हमेशा परेशान करने के लिए होते हैं। अभी तक आपका चेहरा नहीं दिख रहा था, आपने सास ससुर को समझाया था, आप चेहरा लेके आप गए, तो उनको थोड़ा ऐसा लगा, हाँ, अब सामने आई तो फिर इससे क्या अचीव कर लेगी। पहले चेहरा नहीं दिखाया, इतने दिन का, इतने साल काम किया है, उससे कुछ हुआ नहीं, तो अब सामने ऐसे आई है। तो वो लोग तो बोलते रहते हैं, उनको तो क्या बोलने की आदत है। अब लोग कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं, काम करते हैं, अब मैं अपने कल्चर में रहते हुए, अपनी भाषा में सारे इतने अच्छे वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो कई लोगों तो ऐसे प्रॉब्लम भी होती है जो इनके अगेंस्ट होते हैं कि ये इतना क्यों इन चीज़ों को लेकर। मैडम यहाँ पे आपका परिवार आपके साथ था, और इसीलिए मेरा सवाल है कि एक सफल महिला के पीछे उसका परिवार की कितनी अहमियत होती है? बहुत, क्योंकि अगर परिवार का सपोर्ट मिल जाए ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और मेरी सफलता में मेरा परिवार का और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे सास ससुर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को संभाला है। आज बच्चों को वो संभाल रहे हैं, तभी हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ट्रू। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बाकी अगर वो बोल देते कि नहीं, ये तेरे बस का नहीं है या तू नहीं कर सकती, तो शायद मैं। पुरुषों को लेकर एक धारणा होती है कि पुरुष अक्सर स्ट्रांग महिलाएं या सफल महिलाओं को पचा नहीं पाते हैं। एक धारणा बनाई जाती है समाज में, इसीलिए शायद हर कपल में ज्यादा सक्सेसफुल पति होता है कंपैरिजन में। एक धारणा ऐसी बनाती है। बिल्कुल। आप ये मानते हो? नहीं, अगर दोनों कन्विंस करके, दोनों की रजामंदी से हम कुछ अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक पुरुष
महिला इतना संघर्ष करती है एक पुरुष को सक्सेस बनाने में, तो पुरुष का ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो महिलाएं कुछ करनी चाहें, अगर उसमें वो है, टैलेंट है, तो उनको आगे नहीं, तो लेके जैसे आना आप चाहिए। और आपके पति देव, आप लोग कहीं जाते हो और उनसे कहा गया कि ये हैं कौशल्या जी और इनसे मिलिए, कौशल्या जी के पति है, ये असहज करता है आप दोनों के बीच में? ये सामंजस्य कैसे बैठाते हो आप लोग? नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे कौशल्या जी के पति से ना, क्यों मतलब कहते ऐसे होंगे, आई जानते एम हैं। श्योर लोग हाँ, कहते होंगे। लोग तो ऐसे बोलते हैं कि वाइफ को आगे कर दिया, इनको बोलते हैं कभी कभार हाँ, कि खुद से कुछ नहीं हो पाया तो खुद की पत्नी को तो ये आगे ले कैसे, आए। फिर इसमें कैसे आप दोनों आपस सामंजस्य बैठाते हो? एक तो हो गया दुनिया के सामने, वो तो चलिए आपने मुस्कुरा दिया कि नहीं है, आपस में कभी इस बात को लेकर तकरार हुआ? नहीं, ये कभी ऐसा डिस्कस होता ही नहीं हमारे बीच में कि मुझे ऐसा बोलते हैं लोग या तुझे क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस हम करते भी नहीं। एक महिला का संघर्ष पुरुष के संघर्ष से कैसे अलग होता है? बहुत महिला को देखो सब कुछ देखना होता है, समाज का भी देखना होता है, परिवार का भी देखना होता है, बच्चों का देखना होता है, हस्बैंड का, मतलब सबको साथ में लेके चलना होता है। अगर पुरुष घर से निकल जाए और घर वापस काम करके वो घर वापस आए ना, तो सब कुछ मिलता है। तैयार रहता है खाना घर पे। उनका तैयार है, उनको डिस्टर्ब ना करें, तो बच्चों को हम बोलते हैं ये थके हुए हैं, इनको मत परेशान करो। हम्म। लेकिन एक महिला जब काम करके घर आती है तो उसको वही वापस वही खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, सुबह स्कूल उनको भेजना है, तो काफ़ी जिम्मेदारियां रहती है। और जो परिवार ये समझ लेता है ना कि ये कुछ कर रही है तो इनका सपोर्ट करते हैं, तो वो महिलाएं आगे निकल जाती हैं। तो जैसे अभी आपके 3 बच्चे हैं, हम्म। घर का काम अभी भी करना पड़ता है आपको? मैं ऑफिस जब सुबह जाती हूँ तो थोड़ा बहुत काम करके जाती हूँ, शाम को आते टाइम वापस आती हूँ तो मैं शाम को बच्चे हमारे पास में ही रहते हैं, क्योंकि दिन भर दादा दादी के पास रहते हैं, तो फिर हमें लगता है कि पूरे दिन ये रखते हैं तो परेशान तो होते ही है, तो शाम को हम संभालते हैं फिर। लेकिन वो फिर भी मतलब उनका इतना सपोर्ट है कि वो भेजते भी नहीं है, वो बोलते हैं कि ये पूरे दिन काम करके आए हैं तो इनको परेशान मत करो। लेकिन मेरी थोड़ा मम्मी सा क्योंकि वर्किंग मम्मी है, मेरी मम्मी प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल में, तो इस बात को मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताओ कि परिवार और करियर के बीच में एक सफल महिला कैसे संतुलन बनाती है? क्योंकि बच्चे को तो माँ चाहिए, बिल्कुल पति की भी अपेक्षाएं, सासुर की भी अपेक्षाएं हैं, तो ये एक सफल महिला, एक महिला है जो होम वाइफ है, घर पे रहती है, सारा काम देखती है, बट वो महिला जो सारा काम कर रही है, दुनिया में जा रही है, वो परिवार और करियर के बीच में कैसे संतुलन बनाती है? थोड़ा टाइम तो परिवार को वो कम दे पाती है, लेकिन फिर भी महिला कहीं न कहीं से वो टाइम एडजस्ट कर ही लेती है, निकाल ही लेती है परिवार के लिए। जैसे हम पहले काम करते हैं यूट्यूब पे, तो दिन भर अगर बच्चे को संभाल रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है कि रात में वीडियो शूट करेंगे। दिन में बच्चे परेशान करते हैं तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, या ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकते कि कोई नहीं ये साइड में कर दो इनको और हमें काम को इम्पोर्टेंस देनी। नहीं, बच्चों को संभालते हैं। बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो उनको शाम को सुलाते, 11-12 बजे अगर वो सो जाते, उसके बाद वीडियो शूट करते हैं। तो ये टाइम तो हमें थोड़ा सा कहीं न से निकाल के एडजस्ट तो करना होता है, परिवार के लिए भी देना होता है। मेरी दादी सास वो बूढ़े होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जब ऑफिस जाते हैं तो एक दिन भी अगर ऐसा हो जाए कि उनसे मिल के ना जाएं या उनसे बातचीत करके ना जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। हाँ, वो बड़े हैं, उनका वो हाँ, होता बिना है। कहे आप कैसे निकल गए, हाँ। वापस आए तो बताया क्यों नहीं। तो हम जब ऑफिस से वापस घर जाते हैं तो उनके पास बैठते हैं और दिनचर्या दिन की जो भी होती है उनसे डिस्कस करते हैं, और उनको भी जानना है दिन में क्या काम किया है या काम कैसे आपका चल रहा है। कोई ऐसा समाज का ताना या बात जो आपके दिल में घर कर गई हो, जब आप ये सब शुरू कर रहे थे या बीच में कर रहे थे, कोई बात जो रह गई हो? कहते हैं ना कुछ बातें दिल में जख्म कर जाती हैं। स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मेरा ज़्यादा वीडियो नहीं चल रहे थे, तो लोग बोलते थे आपके वीडियो खाने वाले तो चलने वाले हैं नहीं, आप ऐसा करो दोनों हस्बैंड वाइफ चिमटा लेके लड़ाई करना शुरू करो और एक दूसरे के पीछे भागो और उसका वीडियो शूट करो। तो फिर उस टाइम जब परिवार वाले ऐसे बोलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे मन में फील होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या लेकिन हमें सलाह देते हैं कि आप इस टाइप के वीडियो बना लो। तो ये सलाह के तौर पर थे, उपहास के तौर पर थे? शायद उपहास के तौर पर, उनके लिए तो यही था। सलाह तो अगर अच्छी देते तो
समझ आती है कि हाँ हमारे लिए हित की बात सोच रहे हैं या कुछ भलाई की बता रहे हैं। और उनको तो यूट्यूब के बारे में नाम भी तो हमसे सुना है, सलाह हमें दे रहे हैं, पता ही नहीं है यूट्यूब होता क्या है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब देखता हूँ, आजकल लोग कहते हैं बहुत गंदगी हो गई है। लड़कियों के बारे में अक्सर सोशल मीडिया में कहा था कि कम कपड़े पहनकर, शरीर का दिखावा करके इजीली तरीका है फॉलोवर लाने का। बिल्कुल। मैं आपको देखता हूँ, आप पूरे राजस्थानी वेशभूषा में हैं, सर पे घूंघट रखा है, अब आप एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी हैं, आप यूट्यूब पर भी सक्सेसफुल हैं, आप तमाम जगह टॉक शो में भी जाती हैं। क्या कहना चाहोगे वो बाकी लोगों से? क्योंकि लड़कियों को लेकर एक ही धारणा है कि लड़कियों के पास इजी फॉर्मूला होता है जिसमें दिखाओ, व्यूज, फॉलोवर कमाओ, पैसा बनाओ। ये हालांकि सारी लड़कियां नहीं, आप जैसे लोग अपवाद है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आजकल का थोड़ा ट्रेंड बन गया है कि हमें फेमस होना है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। लड़का है तो वो कुछ गाली बकेगा, लड़कियां हैं तो अपने कपड़े कम करेगी। मेरा मानना है कि ये चीजें आप कर भी लोगे ना तो इससे आप क्या अचीव करोगे? फॉलोवर्स अगर आपने कमा लिए हैं कपड़े उतार कर, तो वो फॉलोवर्स आपके क्या काम आएंगे? या एक टाइम के बाद उनको भी लगेगा, अभी तो शायद उनको इतनी समझ नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन जब 20 साल बाद 30 साल बाद उनके बच्चे होंगे या उनकी उम्र एक टाइम के बाद उनको लगेगा कि मैं क्या कर रही थी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये सोशल मीडिया हमारे टाइम में ना आकर हमारे दादी नानी के टाइम में आता तो हम उनको देखना कैसा पसंद करते। वो चीज़ें हमेशा थोड़ा जहन में रख कर हम अगर वीडियो बनाएं तो शायद हम रास्ता नहीं भटकेंगे। कि मेरी मम्मी अगर क्रिएटर होती तो मेरे मम्मी के कैसे वीडियो मैं देखना पसंद करती। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अगर मेरी दादी क्रिएटर होती तो मैं दादी को कैसा देखना पसंद करती। तो आप भी आने वाले टाइम में दादी बनोगे, मम्मी बनोगे, नानी बनोगे, तो जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपसे क्या सीख रही है? आप उनको किस दिशा में लेके जा रहे हो? आप खुद किस दिशा में जा रहे हो? तो मैं इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ और मैं बोलती भी हूँ। कई लड़कियाँ ऐसी आती हैं मेरे पास, बाल पूरे खुले किए हुए, कम कपड़े पहने हुए, तो मैं उनके साथ फ़ोटो भी नहीं खींचती, मैं मना करती हूँ। मैंने कहा बेटा थोड़ा घर जाके एक बार सोचना, और जिस कपड़ों में तू आई है एक बार दादा को या पापा के सामने उनको बोलना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन है आपके प्रति? तो कहते हैं हमारी मर्जी हमारी आज़ादी। आपने सुना होगा ये कहते हुए लोगों को? बिल्कुल सुना है। अब तो राजस्थान में भी लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, हर जगह देश भर में ही हो गए, अब तो काफ़ी सोशल मीडिया की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा ठीक है, हम आपके बारे में आते हैं। शुरुआत में आपने हिंदी से शुरुआत की थी जी। फिर आप मारवाड़ी पे गए। बिल्कुल। अब वापस हिंदी अब करते वीडियोस या केवल मारवाड़ी में भी है? मैं मास्टर शेफ से आने के बाद मैंने वीडियोस नहीं डाले यूट्यूब पे, क्योंकि इतना टाइम हम अलग से नहीं निकाल पाए कि हम खुद के ब्रांड पर भी अब बिजनेस वुमेन बन गई हैं। हाँ, उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, क्या बदल दिया मास्टर शेफ ने? कैसे कॉल आई थी वहां से आपके पास? सोनी टीवी की तरफ से कॉल आता कि ये एक शो है जहाँ रेसिपीज जहाँ पार्टिसिपेट होता है। इसके पहले आप वायरल हो गई थी? हाँ, मेरा चैनल अच्छा चल रहा था, 11-12 लाख फॉलोवर्स थे यूट्यूब पे, और अदर सोशल मीडिया मिला के 40 लाख के करीब फॉलोवर्स थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो सिर्फ अपना रीजनल खाना बनाती हूँ, राजस्थानी खाने तक सीमित हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंटरनेशनल खाने हो गए, उनकी भी डिशेज आनी जरूरी है, तो वहाँ हमें कैसे वहाँ अपनी जगह बनाएंगे। आप टॉप 12 तक गई थी वहाँ पे? हाँ, लेकिन फिर भी कि मतलब राजस्थानी खाना इतना जायकेदार है कि एक जगह तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा मन में अगर किसी इंसान ने राजस्थानी खाना ना चखा हो, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है वो देश भर में है, तो आप उससे क्या कहोगे कि ये 3 या 4 चीजें राजस्थान की ट्राई करो, तब जानोगे खाने में स्वाद क्या? ये नहीं चखा तो जीवन में क्या खाया? बिल्कुल, हमारे राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है, और हमारे जोधपुर की बहुत फेमस माखनिया लस्सी है, और मिर्ची वड़े हैं, वहाँ की मावा कचौरी है। ये चीजें आप अगर खाओगे ना तो उस खाने के दीवाने हो जाओगे। राजस्थान में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है? किस शहर में जहां आपने चखा हो या आप गए हो? अब तो आप पूरा राजस्थान घूमते हो, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हो। मुझे तो मोस्टली जोधपुर का खाना ही पसंद आता है। वैसे अलग अलग जगह की हमारी बहुत सी, जैसे लूणी के रसगुल्ले हो गए,
हर जगह के अलग अलग फेमस, पाली का गुलाब हलवा हो गया, बहुत सी डिशेज है, मोस्टली वर्ल्ड फेमस भी है और हमारे राजस्थान में भी खूब फेमस है। लेकिन जोधपुर में मैं कभी कभार कहीं बाहर निकलना होता है या कहीं जाना होता है तो ये मिर्ची वड़े हो गए या लस्सी हो गई, ये जरूर ट्राई करते हैं। तो अब मैं जो आपकी जर्नी देखता हूँ, मुझे दिखाई पड़ता है एक महत्वाकांक्षी लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हुई, बच्चे हो गए, फिर उसने यूट्यूब शुरू किया क्योंकि सब सोशल मीडिया पे जा रहे थे। फिर ये बिजनेस वुमेन कहाँ से बनने का थॉट आ गया? जब मैंने, क्योंकि वीडियो बनाना आसान है, कंपनी खोलना थोड़ा बड़ी सोच है, और ये सोच कहाँ से आ गई? इतना सोचने के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कैसे सोच लिया? जब टिकटॉक चल रहा था ना उस टाइम मैं भी अपने जो एक कामरी बात करन, मतलब एक शॉर्ट वीडियो में अब बनाती थी, तो उसमें राजस्थानी लैंग्वेज में ही था, जो मोटिवेशन के तौर पे कुछ लाइनें होती है जो हम राजस्थानी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलते थे, और वहाँ अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। तो जब वो चला गया तो मुझे लगा कि एकदम ऐसा होगा कि यूट्यूब या जो भी प्लेटफॉर्म हम जिस पे काम कर रहे हैं वो अगर बंद हो जाएंगे तो उस टाइम हमारे पास कुछ न कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि जो हमारे इधर फॉलोअर्स हैं उनको खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, खुद की ऐप या वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। और उस टाइम ये भी थोड़ा सा था कि हम कुछ सेल करते हैं, कि सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे भी कुछ हमारा काम होना चाहिए अगर लंबे टाइम तक चलना है या कुछ काम करना है तो मैंने ऐप बनवाया था। ऐप और वेबसाइट मेरा मास्टर शेफ से आते आते कंप्लीट हुआ था। तब तो काफी लोगों ने अप्रोच कर दिया होगा मास्टर शेफ के बाद आपको। हाँ, तो वहाँ से आने के बाद मैंने डिसाइड किया, पहले ये डिसाइड नहीं था कि ऐप पर हम सेल क्या करेंगे या कौन सा प्रोडक्ट हम लेके आएंगे या कोई दूसरे यहाँ सेल करेंगे, ऐसा। तो वहाँ से आने के बाद मेरा क्लियर हुआ कि मैं मसालों का ही करूँगी, क्योंकि जब मुंबई रही या मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मोस्टली मुझे कहीं का भी खाना पसंद नहीं आता है, और खाने में सबसे बड़ा रोल रहता है मसाले और ऑयल्स का। हमारे घर में तो शुद्ध मिल जाते हैं, जैसे हम तो हमारे घर में ट्यूबवेल है तो वहाँ मिर्ची हो जाती है, धनिया हो जाता है, हल्दी हम घर पे तैयार कर लेते हैं, ऑयल जो बारिश के टाइम जो तिल होते हैं उनका तेल निकलवा के साल भर काम में लेते हैं। हाँ, लेकिन घर में बनाना ये होता है कि चलो आपने एक सीमित खेती की, वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से निकाल लिया। लेकिन जब आप इसे कंपनी के तौर पर सोचते हो, तब मैंने सोचा कि जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं वहाँ हम हमारी ऐप और वेबसाइट के थ्रू उन लोगों तक हम हमारे प्रोडक्ट ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करेंगे और उन तक पहुँचाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि हम किसी से खरीद लेते हैं, लेकिन जब इधर उधर घूमे, देखा, फैक्ट्रियाँ देखी, कई जगह हमने विजिट किया, तो कई जगह तो हमें मना ही कर दिया कि आप फैक्ट्री के अंदर अलाउ नहीं हो। और फिर लगा कि अगर हम इनसे सामान खरीद रहे हैं सेल के लिए, अगर हम 1 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल हम माल इधर उठा रहे हैं तो ये मना क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम बिजनेस के सिलसिले में अगर किसी इंसान के साथ जुड़ रहे हैं तो क्लियरिटी होनी चाहिए, छुपाने वाली क्या बात है। तो वहाँ से क्या छुपा रहे थे वो? कि आप जो प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ फैक्ट्री में, वहाँ आप विजिट नहीं कर सकते। क्यों? अब उसका रीज़न तो वही जाने। तो वहाँ से थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये क्यों नहीं जाने देते। मसालों का फॉर्मूला के लेकर? हाँ, उनको लगता है कि कहीं अगर ये प्रोसेस देख लिया है तो या तो कुछ ऐसा होता होगा कि मसाले के नाम पर भी कुछ भी पीस रहे हैं। जैसे मसाले बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। हाँ, और वो मतलब 100 साल पुरानी कंपनियां हैं। तो आपको डर नहीं लगा कि यार एक आदमी का 100 साल पुराना नाम है, ब्रांड है, जिसके मसाले आपके घर में भी चल रहे हैं, दिन भर टीवी पर ऐड आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का उनका व्यापार है, एक लेगेसी है, आपके दादा परदादा भी वहीं खा रहे थे, आपका लोग क्यों लेंगे? वही तो मैंने मतलब अलग की भाई जो कंपनियां सब कर रही है उनकी तरह हमें तैयार नहीं करना है, हमें कुछ अलग करना है। तो फिर सोचा कि हम ट्रेडिशनल तरीके से हम मसाले तैयार करते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के या बिना कोई केमिकल डाले हुए हम इसको पैक करेंगे और सेल करेंगे। कितनी बिक्री आज के टाइम में आपकी है? हमारे अभी तक तो 6 आउटलेट ओपन हो चुके हैं। कहाँ पर? सांचौर है, अजमेर है, जयपुर है, बालोतरा है और हैदराबाद। आउटलेट ओपन कर दिए? हाँ, सीधी मार हमारे ब्रांड नेम से। जबरदस्त। तो अब तो जलवा एकदम होगा।
हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। और लोगों का ये भी बहुत थैंक्स करते हैं कि सच में आपने कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाई है इस ज़माने में, हम्म। क्योंकि आजकल पैसे देकर भी शुद्ध चीज़ें मिलती नहीं है। अगर कोई प्रोवाइड करवा भी रहा है ना, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। हम्म। अब जैसे लोग मुझे जो सोशल मीडिया पर जानते हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का एक विश्वास है मेरे साथ जुड़ा हुआ कि नहीं, ये कोई चीज़ बता रहे हैं या बना रहे हैं तो जेन्युइन होगी। नहीं तो तो मैं उसमें टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि फलाने ब्रांड का फलाने ब्रांड का फलाने ब्रांड का मसाला ना लेकर मैं आपका मसाला लूं, क्या ऐसा आपके मसाले में? बाकी ब्रांड से, एक तो हमारा प्रोसेस अलग है। हम ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हमारी दादी और नानी तैयार करती थी मसाला को, मिर्ची को हम सिर्फ कूटते हैं, हम्म। हल्दी और धनिया को हम बिल्कुल लो आरपीएम पर पीसते हैं, जिसमें 1 घंटे में 3 से 4 किलो हल्दी पिसती है। तो उस लो आरपीएम पे पीसने से क्या होता है कि मसालों के अंदर जो भी उनका जो नेचुरल ऑयल है, जो उसमें पोषक तत्व है, वो सारी चीज़ें बनी रहती है। और हाई हीट पे जब हम पीस कर मसाला को तैयार करते हैं, तो उसमें सारे चीज़ें नेस्ट हो जाती है। लेकिन उसके इसमें तो फिर पोषक आपका तत्व, प्रोडक्शन कम होता होगा। हाँ, प्रोडक्शन हमारा कम होता है। जैसे हल्दी पीसने के लिए हमने 10 गट्टियाँ लगा रखी है, हम्म। तो 1 गट्टी से 3-4 किलो 1 घंटे में मसाला पिसता है। हम्म। तो ऐसे करके मतलब 10 घंटे अगर चल रही है तो 40। तो आपकी जितने भी 6 आउटलेट सब प्रॉफिट में है? हाँ, प्रॉफिट में है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो भी कस्टमर है वो हमारे 100% रिपीटेड है। हम्म। जो भी अगर कस्टमर एक बार मसाला लेके जाता है, तो उनको खुद को रियलाइज होता है कि हाँ, जो मैंने चीज़ खरीदी है सच में मतलब तो जेन्युइन है, अच्छी है। ज्यादा सेल कहाँ पे, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? बराबर रहती है। हम्म। जैसे हमारे जोधपुर का आउटलेट है या हैदराबाद का आउटलेट है, जितनी सेल हमारे ऑफलाइन होती है, कस्टमर आके लेके जाते हैं, उतने ऑनलाइन ऑर्डर भी आ जाते हैं। हम्म। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, उनको घर में चाहिए, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करके ऐसे मंगवा लेते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं मैं। हम्म। इस देश में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपका मसाला कोई क्यों खरीदे? सबसे पहले तो हमारा मसाला बनाने का प्रोसेस एकदम अलग है। जैसे बाकी कंपनियां जैसे मसाला तैयार करती हैं, हम वैसे नहीं तैयार करते। हम एक ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करते हैं, जैसे दादी नानी हमारे मसाले कूट के घर में कैसे तैयार करती है, उस तरह से। मिर्ची को हम सिर्फ कूटते हैं। कूटने के लिए एक पत्थर की बड़ी ओखली लगी हुई है, लकड़ी के बड़े बड़े हत्थे लगे हुए हैं, उनसे कूटते हैं। और हल्दी और धनिया को लो आरपीएम पे हम पीसते हैं, जिसमें पत्थर के जो पीसने वाले पार्ट होते हैं ना, वो भी पत्थर के लगे हुए, नेचुरल स्टोन। और उन पर हम किसी तरह का दाब नहीं देते हैं, ना ही बड़ी स्पीड से चलाते हैं। तो नॉर्मल स्पीड जो एक महिला की जो कैपेसिटी होती है, उसी आरपीएम पे मसाले हम पीसते हैं। और पीसने के बाद ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है कि मसालों को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, जैसे बड़ी कंपनियों के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, डीलर हो गए, उसके बाद दुकान वाले के पास जाते हैं, दुकान वाले से फिर कस्टमर के पास जाते हैं, तो उनको थोड़ा लंबा खींचना होता है और मार्केट में पड़े रहते हैं। तो वो 1-2 साल के लिए ख़राब ना हो, इसीलिए उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं, जैसे ईटीओ वगैरह हो गया, तो वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये चीज़ें केमिकल्स जो मसालों को फ्रेश रखने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए गवर्नमेंट कुछ हद तक छूट देती है, लेकिन कई कंपनियां हैं कि वो हद पार कर लेती है। वो गवर्नमेंट छूट इसीलिए देती है कि अगर जब पाउच बनता है उसमें कोई कीटाणु या जीवाणु ना हो जिससे मसाला ख़राब हो जाए, तो फिर वो उस जैसे ईटीओ वगैरह डालते हैं, वो उस ईटीओ को कम करने के लिए भी और केमिकल वगैरह डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम अगर प्रिजर्वेटिव डाले हुए मसाले लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं या खाते हैं ना, तो बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, और इनसे तो कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो हम क्या है कि मसालों को पैक करते टाइम कुछ केमिकल्स वगैरह नहीं डालते हैं। इसकी जो सेल्फ लाइफ खुद की है वही है, क्योंकि हम जब मसाला पीसते हैं, तैयार करते हैं, तो हम डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही, जैसे हमें लगता है कि हमारे 15 दिन में इतना मसाला निकला है,
तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पीस के रखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने साल भर का या 6 महीने का स्टॉक करके रख लिया, वैसा नहीं है। एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जो मसाला रोज हम खा रहे हैं, कैसे पता करें कि शुद्ध है, इससे हमारे शरीर पर नुकसान नहीं होगी? बीच में बहुत सारी खबरें आई थी कि इस कंपनी के मसाले को बैन कर दिया गया, इस कंपनी के मसाले को उस देश में बैन किया गया, उसमें खराब निकला। कैसे पता करें ये मसाला हमारी सेहत पर नुकसान नहीं आएगा, स्वाद के साथ साथ सेहत का ख्याल रखेगा? सबसे पहले तो उस पे जो लेबल लगा होता है, उसके ऊपर जो लिखा होता है, इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं, कितनी मात्रा में क्या क्या डाला है, वो सब कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ें। उसके बाद अलग अलग मसालों को जांचने के भी तरीके होते हैं। जैसे हल्दी को हम जैसे पानी में डालते हैं, तो अगर नेचुरल हल्दी है तो वो अपना रंग एकदम से नहीं छोड़ेगी। अगर उसमें कलर डाला हुआ है, ये कलर कलर भी डालते हैं, और हाई हीट पे जब मसाले पीस के तैयार करते हैं ना, तो वो सिर्फ पाउडर ही होता है। उसकी कोई ना तो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ना उसका कोई स्वाद है, ना कोई सुगंध है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक लाल पाउडर है, हरा पाउडर है और पीला पाउडर है, जिसको हम खा रहे हैं। मसाले स्वाद के साथ साथ हमारे सेहत को बेनिफिट देते हैं, इसीलिए हम खाते हैं उसको। खाने का टेस्ट तो, जायका तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन वो शरीर के लिए भी बहुत बेनिफिट देते हैं। तो ये पता कैसे? हल्दी आपने बता दिया, बाकी मसाले कैसे पता करें? वैसे ही हम धनिया को पता कर सकते हैं। मिर्ची को अगर हम पानी में घोलेंगे या चेक करेंगे, या ऐसे हाथ में लेकर भी देखेंगे ना, तो भी अगर उसमें कलर मिला हुआ है, प्रिजर्वेटिव का तो हम पता नहीं कर सकते इसमें केमिकल्स कितना डाला हुआ है। वो तो कंपनियां ज़्यादा डालती है तो वो लिखती नहीं है, वो तो अगर लैब टेस्ट करवाएं तो पता चलता है। लेकिन कई बेसिक मसाले अगर हम यूट्यूब पे बोल के सर्च करेंगे कि मसालों की शुद्ध है नहीं है या मिलावट है नहीं है, उसको कैसे जांचेंगे, तो ऐसे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे शुद्ध मसाला किसका? सिद्धि मारवाड़ी का। और ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। वैसा नहीं है कि चीज़ें बोल दी और हो गए, नहीं। हम पूरी कोशिश हमारी रहती है कि 100% शुद्ध मसाले जो हम हमारे घर में जैसे खाते हैं, वैसे ही हमारे कस्टमर को हम प्रोवाइड करवाएं। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपने काफ़ी अच्छा अंपायर खड़ा कर लिया, ठीक ठाक। आप 5 अलग अलग शहरों में अगर आउटलेट खोल ले तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तालियां भी होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि सफलता कुर्बानियां मांगती है, कुछ ना कुछ तो छीना होगा। इतना कुछ दिया है, कहाँ कहाँ समझौते किए आपने कि जिंदगी में जो आपको लगता है यार इतनी सफलता पाने के लिए दिन रात तपस्या करके अब जो अंपायर खड़ा किया है? बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ी। पहले तो जो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, उसको छोड़ा। और फिर मैंने मेरी पढ़ाई थी वो बीच में ड्रॉप की। फिर लगा कि ऐसे बैठने से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे रेगुलर अगर कॉलेज नहीं भेज रहे हैं तो हम प्राइवेट, मैंने बीए किया। फिर बीए करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं बीएड करके मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो चल रहा था साथ साथ में, लेकिन उसमें ज़्यादा ग्रो नहीं थी, तो थोड़ा इधर भी था कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो जब मैंने ये पीटीटी का फॉर्म भरा और उसमें जब मुझे कॉलेज जो अलवर मिली थी, काफ़ी दूर है, तो उधर शिफ्ट होना बच्चों को लेकर, और वहाँ फिर कॉलेज में ही रहना, साथ में बच्ची भी अलाउ नहीं थी, तो या वहाँ रूम लेके मैं रहूँ, तो इतना कोई इनकम सोर्स मेरे पास नहीं था कि मैं अलग से रहूँ। तो उस टाइम ये डिसाइड करना था, ये तो मैं यूट्यूब चैनल रखूँ या फिर मैं मेरी पढ़ाई जारी रखूँ। तो फिर मैंने बीएड को भी साइड में किया कि बीएड को छोड़ते हैं और यूट्यूब पे ही कंटिन्यू काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और एक मेरी 10th के बाद मेरी जॉब भी लगी थी, तो उसको भी मैंने छोड़ा। अच्छा, आपका राइज जो मैं देखता हूँ 19-20 में आपने अच्छा किया, लेकिन फिर 20 में और 20 में आपको एक डॉटर हुई, 21 में लड़का हुआ। अब ये प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्यूब और काम कैसे हैंडल कर रहे थे फिर आप? प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी गैप आया था, और यूट्यूब पे होता क्या पूरा है काम बंद कर दिया था? पूरा बंद किया था। तो उसमें मैंने ज़्यादा गैप नहीं लिया था, जैसे 15 दिन या 20 दिन का टाइम लेके मैंने वापस वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। और काफ़ी हम जब सोसाइटी या परिवार के साथ रहते हैं तो ऐसे सामाजिक कई कार्य हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं डाल पाते वीडियो। जैसे मेरे दादाजी गुजर गए उस टाइम, दादी ससुर जी गुजर गए, तो भी 15-20 दिन का या महीने का बीच में
गैप आ जाता है। तो गैप आता है तो फिर उनको वापस रिकवर कर चैनल को वापस उठाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो उस वापस हमें डबल एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। तो टेंशन होती होगी। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि टेंशन से कैसे निकल कर आते हैं? आपका फॉर्मूला क्या है? अगर दबाव है, हाँ, तनाव है, तो हमें काम करना होगा। टेंशन लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर डाउन गया है चैनल तो उस पे काम करेंगे नहीं, तभी मैं जिंदगी के हिसाब हाँ, से पूछ रहा हूँ। बहुत सारी लड़कियां राजस्थान में होंगी जो कहती होंगी यही हमारी किस्मत है, यही हो गया, अब क्या करें हम, भगवान नु कोस रहे हैं। नहीं, किस्मत ये नहीं है। किस्मत देखो, जो बीत गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम कैसा रहेगा वो तो आज हमारे हाथ में ना। उसको हम बेहतर कैसे बनाएंगे? जब हम आज काम करेंगे, आज जो हम सोचेंगे, जिस पे हम वर्क करेंगे, वो आने वाले फ्यूचर में हम कल का टाइम मतलब कल का समय को सुधारने का हमारे हाथ में ना। जो जो चला गया उसको दिमाग में ना रखे, आने वाले टाइम को तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पे काम करना होता है। मैंने देखा बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हो, कई जगह आप इंस्पिरेशनल स्पीच दे के आते हो, सामने से किसी ने आकर आप सबसे अच्छी बात क्या कही आपसे, जो आपको लगा कि अरे मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि ये भी हो गया मेरी वजह से किसी के जीवन में? ऐसी काफ़ी महिलाएं आती हैं हमारे पास, जब उनको घर से भी मना कर देते हैं कि तू नहीं करेगी, तो वो कभी अपने पिता को या कभी अपने हस्बैंड को लेके मेरे पास आती है, और वो जब मैं उनको समझाती हूँ और फिर वो आगे काम करते हैं, तो फिर कभी कहीं मिलते हैं ना, तो फिर वो हस्बैंड भी बोलते हैं कि आपने मुझे सही कहा, और वो महिला भी बहुत थैंक्स बोलती है कि आपने उस दिन थोड़ा समझाया और आज हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे आके एकदम बोलते हैं ना कि आपकी वजह से हमने ये चीज़ें कंटिन्यू की, या हमने ये अचीव किया, या आपको देखकर हमने ये ज़िंदगी में सीखा है। और कई बोल देते हैं हमने ये रेसिपी सीखी है। कोई जेंट्स आके बोल देता है कि मैंने कोविड के टाइम में आपके वीडियो देखे और ये चीज़ें मैंने बनाना सीख गया। तो भी ऐसे बहुत खुशी होती है कि इंडिया में लोग शायद माने नहीं, लेकिन सच यही है कि अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि उनको बेटा हो, बेटियां होने पे थोड़ी नाराज़गी होती है। छोटे जगह तो ज़्यादा अभी भी होती होगी शायद, अगर जितना मैंने लोगों को जाना, शायद दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में ना हो, लेकिन छोटी जगह पर होती है। आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों की वजह से राजस्थान में आपके आसपास में ये सोच थोड़ी बदल रही होगी कि बेटियां भी हाँ, अब धीरे-धीरे गुरु बदलने की वजह बन सकती हैं? हाँ, एजुकेशन की वजह से। वो और जो फिल्म में था, हमारी छोरियां छोरों से कम है कम के। है कि बिल्कुल। और स्टार्टिंग से क्या है कि हमारा देश पुरुष प्रधान रहा है। हमेशा महिलाओं को वही करना होता है जो इंस्ट्रक्शन एक पुरुष देता है, चाहे वो पिता हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, ससुर हो, उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। और ये चीज़ें गलत भी नहीं है। ऐसा देखा जाए ना कि कईयों को लगता है कि महिलाएं किसी दूसरे के इशारों पे चल रही है, लेकिन वो इशारा कर कौन रहा है? कोई आप ही का परिवार का ही है ना। ऐसा नहीं है कोई बाहर वाला आके आपको बोल रहा है कि आप इसके अकॉर्डिंग चलो। बट एक होता है समझाना, एक होता है थोपना। हाँ हाँ, वो चीज़ें अगर थोपी ना जाए, समझाई जाए और भलाई के लिए कुछ चीज़ें कही जाए तो वो बुरी नहीं है। और माँ बाप या कोई भी हस्बैंड किसी का बुरा नहीं चाहता, अपनी खास तौर से अपनी वाइफ का या अपनी बच्ची का। एक पिता कभी बुरा नहीं सोचता अपनी बेटे या बेटी के प्रति। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि मुझसे भी बेहतर बने। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है आपकी नज़र में? अभी बराबरी है आपके आसपास समाज में, गांव देहात में जहां आप रहते हो? हाँ, धीरे धीरे अब बदल रहा है टाइम। महिलाएं भी अब मतलब एजुकेशन जितना एक बेटे को दिया जाता है उतना ही बेटी को दे रहे हैं। और आजकल बेटियां आगे भी निकल रही है। वो बेटियां तो हमेशा से टॉप करती आई हैं, प्रूव करती है हर कि साल हाँ। सीबीएसई आईसीएसई में बेटियां ही टॉप करती हैं, लड़के तो नीचे से निकल के आते हैं, नंबर 1 नंबर 2 वही रहती हैं। और वो अपने आप को प्रूव भी कर रही है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है। कोविड के टाइम में आपने 1 लाख रुपए का दान भी किया था जी। आप कह रहे थे पैसे ही नहीं है, फिर इतने पैसे आ गए, या कैसे किया आपने दान, क्यों किया था? कोविड के टाइम एकदम से ऐसा था कि पूरी दुनिया जहाँ है वहीं रुक गई, और थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा लगा कि घर के अंदर सारे बंद हैं,
कहीं बाहर आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, हम्म। बाहर से अगर सामान भी आ रहा तो भी डर रहे हैं लोग, मतलब एक इंसान इंसान से डरने लगा था। और उस टाइम मेरे पास 1 लाख सेविंग थी और मुख्यमंत्री से उस सहायता कोष में मैंने 1 लाख का चेक दे दिया। आपको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, अभी तो नहीं है। फिर भी राजस्थान में मतलब महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है बीते कुछ सालों में? अब होता क्या है कि ज़्यादातर काम कागजों तक ही सीमित रह पाता है। जितना अगर गवर्नमेंट कर रही है ना, वो धरातल पर बहुत कम आता है। महिलाओं के लिए क्या 3 चीजें राजस्थान में बेहतर होनी चाहिए? एक तो महिलाओं के लिए अगर वो कुछ बिजनेस कर रही है, उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हो, वो जाके इजीली किसी से बात करके, या उसको फंड वगैरह चाहिए, या फंड छोड़ो, अगर उसको अच्छी गाइडलाइन भी कहीं मिल जाए ना, इस चीज में सुधार तो होना और चाहिए। महिलाएं अच्छा कर सकती हैं। अच्छा कर सकती है। और महिलाओं को थोड़ा सा मतलब ऐसे सेंटर हो जो जिस फील्ड में अगर वो जाना चाहिए उसकी थोड़ी सी स्किल्स दे सके। स्किल्स जैसे उस पे फोकस करना चाहिए। काफी महिलाएं बेहतर कर हाँ, जाएंगी। हाँ, क्योंकि पढ़ाई करके भी बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो बीए बीएड करके घर पे बैठी है, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, उन्होंने कुछ अलग सीखा ही नहीं है। तो वही है, थोक पीट के उनको या तो मास्टर बना दो या फिर पुलिस में चली जाओ। अगर उनके वहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो फिर घर का ही और काम बहुत करो। सारे ऑप्शन स्कोप अब है। बहुत स्कोप है। और एक और चीज अगर देनी हो, 3 चीजें, तीसरी। और गांव का जो भी कला है, जो हुनर है, जो हमारे परंपरागत जो भी चीज़ें हैं ट्रेडिशनल तरीके से, चाहे वो बर्तन बनाने की हो, चाहे कपड़े बुनने की हो, उन कला को थोड़ा सा सपोर्ट करें ना, तो बहुत सुधार हो सकता है और वो चीज़ें आगे आ सकती है। ठीक। संघर्ष ने आपको क्या सिखाया जो सफलता नहीं बताएगी? क्योंकि ये जवाब सबके लिए मैटर करेगा। संघर्ष में आदमी क्या सीखता है जो सफलता में नहीं जान सकता? या जिसने पापड़ बेले हैं उसे क्या अलग अनुभव होता है? इंसान सफलता से तो कुछ सीख ही नहीं सकता है। सफलता से तो मुझे लगता है कि इंसान का तो सिर्फ दिमाग खराब होता है। लेकिन असली मजा जो है ना, जो उस संघर्ष में ही है। जो वो संघर्ष करता है, उस राह पे चलते चलते मंजिल तक पहुंचता है, तो उस रास्ते का ही एंजॉय है, आनंद है। और वो आनंद अलग ही है जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं और उनके लिए जितना पापड़ बेलते हैं वो बैठ के जब याद करते हैं ना, तो एक अलग ही अनुभव होता है कि हम कहाँ थे, कहाँ क्या सोचा उस टाइम, ये ऐसा टाइम हमारे पास था, इतने इतने हमने फेलियर को फेसेस किया है, इन चीज़ों को हमने, लोगों के तानों को सुना है, उस दिन वो देखो क्या बोल रहा था, आज ये क्या बोल रहा है। तो बहुत मतलब जो सीखता है वो संघर्ष में ही सीखता है। संघर्ष में मंजिल की तरफ की यात्रा सफलता में मिली हुई मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होती है। मंजिल पे आने के बाद में ठहर जाता है ना वो फिर उनको थोड़ा नशा चढ़ जाता है कि हाँ अब मैंने ये अचीव कर लिया है। कभी डाउट हुआ अपने ऊपर कि यार कुछ नहीं हो पाएगा या फंस गए, क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी डाउट नहीं हुआ किसी मोमेंट पे भी? नहीं, उस टाइम ऐसा लग रहा है कि हम और बेहतर करेंगे और जो भी हमारे सामने चुनौतियां आई है इनसे निपटना कैसे, इनसे बाहर कैसे निकलना है। एक टाइम के लिए, आप थोड़े टाइम के लिए ठीक है, कोई चीज़ें सामने आ गई तो हम थोड़ा नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम अपने जीवन में लेके बैठना गलत है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो घूंघट को पिछड़ेपन का वजह मानते हैं। बहुत सारे लोग कई बार बातें करते हैं मुस्लिम महिलाओं में हिजाब को लेकर, हिंदू महिलाओं में घूंघट को लेकर। घूंघट क्या है आपकी नजर में? मेरी नज़र में तो उन सब का मान सम्मान है जो हमसे बड़े हैं। और अगर हम कुछ करना चाहें ना तो ये चीज़ें कहीं आड़े नहीं आती है। अब मैं मेरा काम भी कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जो मैंने बिजनेस शुरू किया वो भी कर रही हूँ और इन चीज़ों को भी साथ में लेके चल रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें कहीं आड़े आती है। कई महिलाएं बोलती है कि ये जो गेटअप है ना, इससे मैं बाहर निकलूंगी तभी कुछ अलग करूंगी। तो इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है।
आपका जो माइंडसेट है इसको बदलने की जरूरत मतलब है। घूंघट आपके सपनों के बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये तो हमारे जो हमसे बड़े हैं उनके लिए मान सम्मान है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको घूंघट वाले सेटअप में ज्यादा लोगों ने पसंद किया होगा, या आप कहीं जाते होंगे ज्यादा आपके कल्चर से रिलेट करते होंगे। बिल्कुल। और स्पेशली जो महिलाएं कंटिन्यू जो सलवार सूट या जींस पहनती है और किसी प्रोग्राम में उनको लगता है कि मैं जाऊंगी, तो वो स्पेशल ऐसा गेटअप बना के आती है कि हम आपसे मिलने आए तो ये ड्रेस पहन के आए। सीधी मारवाड़ी नाम क्यों दिया था आपने? एकदम सीधा, सिंपल, स्ट्रेट, डायरेक्ट। ये आपका दिया नाम है, पतिदेव का दिया नाम था? ये हम दोनों ने सोचा था कि नाम क्या रखें, जब यूट्यूब मारवाड़ी भाषा में हम अगर बना रहे हैं तो फिर ऐसा लगा कि सिंपल सा नाम रखते हैं, सबको याद रहे, एक बार सुने तो याद रहे कि हाँ ऐसा इस नाम का चैनल भी है। बहुत बड़ा लंबा या एकदम शॉर्ट, तो थोड़ा सा हमारे कल्चर को भी टच करें इस टाइप का। तो फिर बहुत से नाम हमने सोचे, एक बड़ी लिस्ट बनाई उसमें से ये हमें अट्रैक्टिव लगा कि ये सीधी मारवाड़ी, सीधा सीधा। तो आपने 12वीं तक की पढ़ाई करी, यूट्यूब पे मिलियंस में फॉलोअर है, इंस्टा पे मिलियंस में फॉलोअर है, अब आप एंटरप्रेन्योर बन गए हो, 5 शहर में आपके आउटलेट है। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में डिग्री सफलता की मोहताज है, सफलता के लिए डिग्री मोहताज है, या अगर आप में कुछ अलग करने का हुनर है या चाहे तो कर सकते हो आप? पढ़ाई मायने नहीं रखती है, पढ़ाई से ज़्यादा आपका माइंडसेट मायने रखता है। बड़े बड़े एजुकेट लोग भी, मतलब जब उनसे बात करते हैं ना, तो वो माइंडसेट नहीं है उनका, उनके अंदर इतनी अच्छी डिग्रियां ले ली, इतना पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेकर डर रहता है कि ये हम कैसे करेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक माइंडसेट और हौसला इंसान में अगर होना, कुछ भी कर सकता है वो। बाहर के कभी विदेश विदेश घूमे हो आप? विदेश अभी जाएंगे हमारा आउटलेट खोलने के लिए। विदेश में आउटलेट खोलोगे? बिल्कुल। किस जगह पर सोच रहे हो? दुबई, कनाडा, यूएसए। गांव वाले में जिन्होंने शुरू में सवाल हो तो जल बुल के राख हो जाएंगे? वो तो शुरू से वही रहे हैं, तो थोड़ा और हो जाएंगे। तो ये सब कैसे थॉट आ रहा है कि दुबई में खोलेंगे, कनाडा में खोलेंगे? कोई सिखाता है या आपका खुद का है? सिखाता कोई नहीं है। और ये इतना सोचना भी कैसे हो रहा है? मतलब मैं इस बात से हैरान हूं। फिर मैं वही कहूंगा, गांव के घूंघट में जीरो से लेकर कनाडा और दुबई में आउटलेट खोलने तक, हीरो तक, ये कैसे सोच आ रही है? कहां से प्रेरणा आती जा रही है? होता क्या है कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है। ट्रू, मानता हूं मैं। हाँ। और जो गांव से बिलोंग करता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, उसको खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जो जीरो से शुरुआत करता है और पाने के लिए पूरी दुनिया है उसके सामने। तो डिपेंड उस पे करता है कि वो क्या करना चाहता है। ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। तो यहां से आगे क्या? मतलब जिंदगी में आपने सपने हासिल कर लिए, अब यहां से आगे क्या सोचते हो, क्या करना है? मैं महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कुछ काम करूँगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन तो चल ही रहा है, कर भी रही है, लेकिन वो अगर स्किल पे काम करें तो वो और बेहतर बन सकती है, वो अपनी सोसाइटी को और बेहतर बना सकती है, वो आने वाले खुद का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर और बेहतर बना सकती है। तो उनकी स्किल को कैसे और काम किया जाए, या उनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अब और क्या बनूं या क्या सीखूं। तो इस टाइप से मैं कुछ करूंगी कि एक गांव से एक कौशल्या नहीं, हजारों कौशल्याएं निकले। ब्यूटीफुल। एक सफल महिला एक सफल पुरुष से अलग कैसे होती है? कैसे उसकी सोच अलग होती है? क्या अलग होता है उसमें? क्योंकि अब आप सक्सेसफुल तो हो गए हो। महिला क्या है कि उन सब चीज़ों को साथ में लेके चलती है, परिवार को लेके चलती है, समाज को साथ में लेके चलती है, बच्चों को साथ में उनका फ्यूचर भी उनके दिमाग में होता है कि बच्चे कैसे रहेंगे, और मैं मेरे
फ्यूचर को और कैसे बेहतर बनाऊं उस पे भी काम करती है। पुरुष को अगर कुछ काम दिया जाए तो वो एक ही काम कर पाता है, और भगवान ने एक महिला को अलग ही सांचे में आशीर्वाद, बनाया है। हाँ, आशीर्वाद दिया है। तो जो जैसे घर में अगर कुछ काम कर रही है, वो तो रोटी बना रही है तो रोटी भी बना लेगी, साथ साथ में मम्मी से बात कर लेगी, उसके साथ वो ध्यान रख लेगी बच्चा क्या कर रहा है और हस्बैंड क्या कर रहा है, ऑफिस जा रहा है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ कहाँ पड़ी है वो भी बता देगी। तो मुझे लगता है कि अगर इतने काम पुरुष को सौंप दिए जाए ना, तो वो उनका तो दिमाग खराब है। दिमाग खराब हो गया, वो बैठ ही जाएगा। तो ये जिम्मेदारी जो एक बेखूबी से महिलाएं ही निभा सकती है। शादी को 13 साल हो गए आपके। 13 साल 3 बच्चों के बाद ही प्यार रहता है? क्या परिभाषा है प्यार की आपकी नजर में? क्योंकि आपने पतिदेव ने बड़ा साथ दिया आपको, ये आप बार बार तारीफ कर रहे हो। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, यही है सबसे बड़ा तो। और एक महिला को यही चाहिए कि वो उनका, अरे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल इंस्टाग्राम पे चलता है, औरत को क्या चाहिए? बड़े मीम्स बनते हैं, आपने भी देखे होंगे। रेस्पेक्ट चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें वो एडजस्ट कर लेती है, चाहे उनकी गरीबी है तो भी झेल लेगी, अमीरी है उनको भी झेल लेगी, सारी चीज़ें जैसे भी उसका परिवार है सबको एडजस्ट कर लेती है, अगर उनकी रेस्पेक्ट की जाए तो। अगर वो अगर देना बंद कर देते हो ना तो बाकी चीज़ों को अहमियत नहीं रहती। ब्यूटीफुली सेट, आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हमें। मुझे लगता है देश में बहुत सारी महिलाएं भी होंगी जो आपको सुनेंगी, समझेंगी, सीखेंगी। और इस पॉडकास्ट को समराइज करते वक्त मुझे फिर वही एक शेर याद आ रहा है कि ये आपकी जर्नी को लेकर मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक बतर तो चलो। आई थिंक यही मूल मंत्र है सफलता का। जाते आते बताओ ना, आपकी नजर में क्या मंत्र है सफलता का? कैसे मिल जाती है सक्सेस? सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यू 2-3 साल तो काम करना ही पड़ेगा, बिना कुछ। अब लोग अब इस उम्र में करते क्या है कि मुझे वो भी चीज़ एंजॉय करनी है, मुझे उस मौसी के घर वो फंक्शन है वो भी अटेंड करना है, भाई को नाराज़ नहीं करना है, मम्मी ने जो काम दिया वो भी करना है। तो सारी चीज़ें एक बार साइड में करके, थोड़ा सा एंजॉय को कम करके, सलीके से अगर आप 1-2 साल भी किसी काम को लेकर ईमानदारी से कर लेते हो ना, तो आप सक्सेस हो जाते हैं। मैंने आप ही की बातों किसी कार्यक्रम में थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने इसी का सार बताया था कि सक्सेस का फॉर्मूला 3C का फॉर्मूला होता है। पहला, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे। जब तक खुद को विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरा, क्लैरिटी, कैसे करोगे। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहो, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें सराखों पर बिठाएगी। शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कौशल्या जी, लवली टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को आपने इंस्पायर किया है। आप यूं ही बढ़ते रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो, यूं ही छाते रहो, यूं ही लोगों को सिखाते रहो। थैंक यू सो मच।